तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है रिन्यूड रिस्क, कि खतरे जो हैं वो फिर से जीवित हो गए हैं, फिर से रिन्यू हो गए हैं। किन खतरों की बात हो रही है? आर्थिक क्षेत्र में कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो फिर से डगमगा गई है। और इस डगमगाहट का कारण क्या है? एक तो ये अभी हाल ही में इज़राइल और हमास का ये जो संघर्ष शुरू हुआ है, इसके माध्यम से क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कच्चे तेल, इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, इसके अलावा कई चीज़ें हैं जिनकी सप्लाई प्रभावित हुई है, उनकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हुई है। तो इसीलिए कहा गया है रिन्यूड रिस्क। फ्रेश ग्लोबल टर्मोइल। क्लाउड्स, क्लाउड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के ऊपर कोई काली छाया छा गई, संकट के बादल मंडराने लगे, उसको कहा गया है क्लाउड्स। द इकोनॉमिक आउटलुक, आउटलुक का मतलब हो गया कि भाई नज़ारा, आगे की क्या संभावना है फॉर रेस्ट ऑफ 2023-24। तो फ्रेश, अभी हाल ही में फिर से हमने क्या देखा है, वैश्विक रूप से उथल पुथल देखने को मिली है। और इस उथल पुथल ने क्या किया है, एक तरह से इस उथल पुथल के कारण बादल छा गए हैं। किस चीज़ पर? 2023-24 ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसकी इसका जो बचा हुआ पीरियड है, जो बची हुई अवधि है, तो उसका जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसके ऊपर फिर से आप कह सकते हो कि बादल छा गए हैं। ऑन अक्टूबर 6 अक्टूबर को क्या हुआ? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टक टू इट्स 6.5% जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द ईयर। आरबीआई ने इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट किया था? प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है आप ये आकलित करते हो कि भाई भविष्य में ये संभावना है। तो 6.5% जीडीपी ग्रोथ रहेगी, ऐसा आरबीआई ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कहा था। और 6 अक्टूबर को आरबीआई जो थी अपने इस टारगेट पर पहुंची। विद रिस्क फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशंस, विद रिस्क कि भाई जोखिम हैं, खतरे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है भू राजनैतिक। इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, दूसरी बात देखो, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है चीज़ों का टूट जाना, खंड में बट जाना उसका। तो आर्थिक खंड हो जाना। वॉलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट्स, वॉलेटाइल का मतलब होता है चेंजिएबल, कोई भी चीज़ जो तीव्रता से बदल रही है उसको हम कहेंगे वॉलेटाइल। फाइनेंशियल मार्केट्स, तो कुल मिला के बदलते हुए वित्तीय बाजार। एंड एन अनइवन मानसून, असमान मानसून। तो देखो, ये प्रतिकूल परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं, और इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी 6 अक्टूबर को आरबीआई जो थी उसने इस साल का जो जीडीपी टारगेट था 6.5% का, उस टारगेट को अचीव किया। किन हालातों के बावजूद? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, वॉलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट्स और अनइवन मानसून। इवनली बैलेंस्ड आउट, इवनली मतलब हो गया समान रूप से, बैलेंस्ड आउट बाय स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक डिमांड। अब ये जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, ये बैलेंस किस तरह से हुई? ये बैलेंस हुई किस तरह से? स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक डिमांड। स्ट्रेंथनिंग का मतलब हो गया मजबूत होती हुई, कि मजबूत होती हुई जो घरेलू डिमांड है, यानी कि ठीक है ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी डोमेस्टिक डिमांड जो थी वो मजबूत होती चली गई, जिसके कारण ये जो प्रतिकूल फैक्टर थे वे बैलेंस हो गए। देयर वाज अ बिलीफ, इस तरह का विश्वास था, दैट अ पीरियड ऑफ हाइटन्ड अनसर्टेनिटीज वाज एबिंग। एब का मतलब क्या होता है? एब का मतलब होता है डाउन जाना, कम होना। कि इस तरह का विश्वास था कि ये जो बढ़ी हुई अनिश्चितताएं थी, आर्थिक क्षेत्र में जो बढ़ी हुई अनिश्चितताएं थीं वे कम हो रही थी, इस तरह का विश्वास था। बट एज द सेंट्रल बैंक गवर्नर सिग्नल्ड लास्ट फ्राइडे, लेकिन जैसे ही जो रिज़र्व बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने संकेत दिया लास्ट फ्राइडे, क्या संकेत दिया? कि भाई ये जो अनिश्चितताएं हैं आर्थिक क्षेत्र में वो धीरे धीरे कम हो रही हैं।
न्यू सर्टेनिटी अनसर्टेनिटीज हैव इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है निकल के सामने आना, उभरना, कि नई अनिश्चितताएं जो हैं वे सामने आ गई हैं, उभर आई हैं। ओवर किस टाइम पीरियड के दौरान? द फोर्टनाइट सेंस, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिनों का समय, कि कुल मिला के ये जो गवर्नर के द्वारा ये जो बात कही गई थी कि भाई आर्थिक क्षेत्र की जो अनिश्चितताएं हैं वे धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन तब से और अब तक की अगर हम बात करें तो तब से नई अनिश्चितताएं उभर आई हैं। और उन नई अनिश्चितताओं में जो मेन कारण है वो कारण क्या है? द इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, लड़ाई, संघर्ष। तो ये जो इज़राइल और हमास का संघर्ष सामने आया है, दैट इरप्टेड, इरप्ट का मतलब होता है फटना किसी चीज़ का, है ना, एक जैसे विस्फोट हो जाए, प्रकट हो जाना किसी चीज़ का। दैट इरप्टेड अ डे आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, कि मौद्रिक नीति का रिव्यू किया गया और उसके एक दिन बाद ही इज़राइल हमास संघर्ष जो है वो शुरू हो गया। तो इस इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ने क्या किया है? हैज़ वाइडन्ड, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और बढ़ गया है, मतलब है ना, वाइडन्ड का मतलब है यहाँ पे और प्रसार हो जाना और फैल जाना। एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ फ्लैग्ड, फ्लैग का मतलब होता है चिन्हित कर देना किसी चीज़ को, वरीज अबाउट इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है उसके परिणाम, ऑन ग्लोबल फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सप्लाईज। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो हैं उन्होंने इस बात को चिन्हित किया है, यानी कि उन्होंने चिंताएं जताई हैं किस बात के प्रति? कि भाई ये जो इज़राइल हमास की लड़ाई शुरू हुई है इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। किन किन चीज़ों पर? वैश्विक रूप से जो फूड की सप्लाई है, ईंधन की सप्लाई है और फर्टिलाइज़र की सप्लाई है ना, खास करके इन चीज़ों पर हमें इस संघर्ष के परिणाम देखने को मिलेंगे। गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए। इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात। गिवन इस बात को देखते हुए कि भारत जो है डिपेंडेंट है, किस चीज़ पर डिपेंडेंस है भारत की, किस चीज़ पर निर्भर है भारत? कि फ्यूल और फर्टिलाइज़र को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत आयात करता है। तो ये जो आयात किया जाता है फ्यूल और फर्टिलाइज़र, अब इसमें अगर डिसरप्शन आता है, डिसरप्शन का मतलब हो गया बाधा या रुकावट, या फिर प्राइस हाइक्स, या फिर फ्यूल और फर्टिलाइज़र्स की जो कीमतें हैं वे अगर बढ़ जाती हैं, कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, तो इस बात के चांसेस हैं, हर्ट का मतलब है नुकसान पहुँचाना, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, कि भारत का जो बड़ा आर्थिक ढांचा है उसे क्षति पहुँच सकती है, उसे नुकसान पहुँच सकता है, कहने का मतलब ये है। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही। द गवर्नमेंट रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब है किसी चीज़ से बचना, उस चीज़ से दूर रहना। रिफ्रेन फ्रॉम, और ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, रिफ्रेन के साथ में आता है फ्रॉम और इसके बाद में जो वर्ब आती है वो आती है आईएनजी फॉर्म में। रिफ्रेन फ्रॉम पासिंग ऑन, पास ऑन का मतलब क्या है? कि भाई कीमतें बढ़ी तो मैंने बढ़ी हुई कीमतों को उपभोक्ताओं तक पास कर दिया। पासिंग ऑन हायर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स इन द इलेक्शन सीजन। अब देखो कहने का मतलब ये है कि भारत जो है फ्यूल और फर्टिलाइज़र के लिए आयात पे डिपेंडेंट है। अब ये जो फ्यूल है और जो फर्टिलाइज़र्स है इनकी जो डिलीवरी है उसमें अगर रुकावट आती है या फिर इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो भारत का जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसको नुकसान पहुंच सकता है। भले ही सरकार इस बात से बचे, यानी कि भले ही सरकार इस बात से दूर रहे, किस चीज़ से? देखो सरकार क्या कर सकती है कि फ्यूल और फर्टिलाइज़र्स की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो सरकार भी उन बढ़ी हुई कीमतों को उपभोक्ताओं तक पास कर दे, लेकिन चुनावी सीज़न के कारण हो सकता है कि सरकार कंज्यूमर्स और फार्मर्स तक फ्यूल और फर्टिलाइज़र्स की बढ़ी हुई कीमतों को पास न करे, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसे नुकसान पहुंचेगा। द आरबीआई चीफ ऑल्सो पॉइंटेड आउट, कि आरबीआई के जो चीफ हैं, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, आल्सो पॉइंटेड, उन्होंने इस चीज़ को भी जो है पॉइंट आउट किया, इस चीज़ को भी जो है बताया, टू राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड, यील्ड का मतलब है जो आपको प्राप्त होता है, यानी कि राइजिंग का मतलब है बढ़ता हुआ, कि यूएस बॉन्ड की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उस और भी आरबीआई चीफ ने इशारा किया। विच
किसके लिए आया है यहाँ पे? यूएस बॉन्ड के लिए, है ना। विच हिट अ 16 ईयर हाई ऑफ 5% दिस वीक, कि इस सप्ताह ये जो यूएस बॉन्ड की कीमतें हैं वे कितनी देखी गई? 16 सालों में सबसे ज़्यादा देखी गई, और वो कितनी थी? 5%। मिक्स्ड डेटा पॉइंट्स एंड सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, कि मिले जुले अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें, इसके अलावा जो संकेत सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आ रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि विश्व भर में प्रत्येक देश के जो आरबीआई या जो सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, तो वो किस चीज़ को दिखाते हैं? एज द न्यू अननोन्स हैव गोट मोर प्रोनाउंस्ड, कि कई अननोन का मतलब है कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और ये जो अननोन बातें हैं, इन अननोन बातों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। देखो, कोई भी चीज़ के लिए हम कह रहे हैं ना, इट इज़ गेटिंग मोर प्रोनाउंस्ड, इसका मतलब है उस पर ज़्यादा फोकस बढ़ गया है, यानी कि जो अननोन फैक्टर्स हैं उनको ज़्यादा प्रोनाउंस किया जा रहा है, एक तरह से उनको प्रमुखता दी जा रही है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कई जो अननोन फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक आउटलुक को प्रभावित कर सकते हैं। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। नॉन अननोन्स सच एज फाइनेंशियल मार्केट टर्मोइल। अब देखो, नॉन का मतलब क्या होता है? ज्ञात। अननोन का मतलब होता है अज्ञात। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट टर्मोइल, कि जो वित्तीय बाजार है उसमें टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, कि जो वित्तीय बाजार होता है उसमें उथल पुथल चलती रहती है। हालांकि ये बात हमें समझ में नहीं आती कि क्या उथल पुथल होगी, वो जो उथल पुथल होनी है वो तो अननोन होती है, लेकिन इतना हमें ज्ञात होता है कि भाई ये जो वित्तीय बाजार है इसमें उथल पुथल चलती है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि भाई ठीक है, ये तो कुछ नॉन अननोन्स हो गए, लेकिन कुछ पूरी तरह से अननोन्स बातें भी हैं, उनका जो महत्व है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है ना। कई पूरे विश्व भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि भाई कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और वो काफ़ी हद तक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। ग्लिम्स का मतलब हो गया झलक। ऑफ दिस एंग्जाइटी, कि एंग्जाइटी का मतलब हो गया एक तरह का तनाव, टेंशन। वाज विजिबल दिस वीक, तो ये जो झलक है तनाव की, ये इस सप्ताह देखी गई। विथ द शार्पेस्ट सेल ऑफ का मतलब है बेच देना, ऑन इंडियन बाउर्सेस सिंस जुलाई। देखो, ये जो शब्द आया है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक रेगुलर वर्ड से हटके है, इसका ज़्यादा प्रयोग भी नहीं होता। ये जो वर्ड दिया गया है ना यहाँ पे, बॉस, BOURSE, इस बॉस का मतलब होता है स्टॉक मार्केट। खास करके फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस बॉस का मतलब होता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट सिंस जुलाई। तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जुलाई से लेकर अब तक, यानी कि पिछले सप्ताह, यानी कि इसी सप्ताह क्या देखा गया? इसी सप्ताह स्टॉक मार्केट में जुलाई के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सेल जो है देखी गई, बहुत ही तीव्र सेल ऑफ जो है देखा गया। ये किस चीज़ को दिखाता है? ये इसी चीज़ को दिखाता है कि ये जो मार्केट में उथल पुथल हुई है ना, उसी चीज़ को दिखाता है, जो एंग्जाइटी बढ़ी है। देयर इज़ नो सर्टेनिटी, कि भाई इस बात की कोई निश्चितता नहीं है, दैट कि द RBI वुड स्टिल अपहोल्ड का मतलब है बनाए रखना, मेंटेन करना, इट्स इवनली बैलेंस्ड आउटलुक। इवनली बैलेंस्ड का मतलब है समान रूप से किसी चीज़ को बराबर कर देना। आउटलुक का मतलब हो गया भविष्य के संबंध में आपकी जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है। टुवार्ड्स, की ओर। द रिस्क्स टू ग्रोथ, यानी कि जोखिम कितना है और उस जोखिम के हिसाब से ग्रोथ कितनी रहेगी। तो रिस्क टू ग्रोथ के प्रति जो अप्रोच है RBI की, उस अप्रोच को RBI मेंटेन रखेगा, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है। हाउएवर, हालांकि द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाइल एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, उसे मानना। हालांकि जो वित्त मंत्रालय है इस बात को मानते हुए दैट कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, की जो वैश्विक अनिश्चितताएं हैं, हैव कंपाउंडेड, वे और ज़्यादा बढ़ गई हैं, कंपाउंड हो गई हैं। सीम्स, कि ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ऐसा प्रतीत होती है, सीम्स
लार्जली मतलब एक व्यापक तौर पे, एक बड़े स्तर पे। सैनगुइन का मतलब होता है आशावादी होना, होपफुल होना। सैनगुइन फॉर नाउ इन इट्स आउटलुक फॉर द इकोनॉमी। लेकिन फिर भी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सीम्स, वो क्या प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था के प्रति जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो बहुत ही ज़्यादा आशावादी प्रतीत होता है। इट्स मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिलीज्ड ऑन मंडे, कि जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू किया जाता है, आर्थिक आप कह सकते हो कि सर्वे किया जाता है, एक तरह से रिव्यू किया जाता है, उसको फिर से देखना है ना कि भाई कैसा क्या चल रहा है हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है। तो ये जो मंथली रिपोर्ट है जिसको मंडे को रिलीज़ किया गया, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को बहुत ही मजबूती के साथ कहना। तो उस रिव्यू में इस बात को कहा गया, पूरे दावे के साथ कहा गया दैट कि ग्रोथ रिमेन्स ऑन ट्रैक, कि जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक वृद्धि है, वो ट्रैक पे है, यानी कि वो ठीक चल रही है ना, यानी कि गाड़ी पटरी पे चल रही है। इन्फ्लेशन इज ईजिंग, ईज का मतलब होता है कम होना, राहत मिलना। और जो मुद्रास्फीति है यानी कि महंगाई है, वो कम हो रही है। आफ्टर अ टेम्पररी सीजनल सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, स्पाइक, कि भाई टेम्पररी एक सीजनल वृद्धि हुई थी इन्फ्लेशन में, कब? जुलाई अगस्त में, जुलाई से लेके अगस्त, जुलाई और अगस्त में जो है एक टेम्पररी वृद्धि इन्फ्लेशन में देखी गई थी, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ है वो ट्रैक पे बनी हुई है। कंजम्पशन डिमांड इज स्ट्रेंथनिंग, कि भाई वित्त मंत्रालय का कहना है कि जो कंजम्पशन डिमांड है यानी कि जो उपभोग है, उपभोक्ताओं के द्वारा चीज़ों का जो प्रयोग किया जाना है, उसमें मजबूती आ रही है। एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड इज ऑल्सो फर्मिंग अप, इसके अलावा निवेश जो है उसमें भी फर्म अप का मतलब है और मजबूती आना, कि निवेश जो है वो भी बढ़ रहा है। ऑन द इमिनेंट फियर्स, इमिनेंट का मतलब होता है तात्कालिक, यानी कि जो जस्ट बिल्कुल नियर घटित होने वाला है, कि जो बहुत ही तात्कालिक जो भय हैं वो क्या हैं? ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, बढ़ती हुई कच्चे तेल की कीमतें। ये कुछ देखो टेंशन्स के कारण है, डर के कारण है, बढ़ती हुई तेल की कीमतें। इट नोटेड दैट, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को नोट किया दैट जुलाई सितंबर क्वार्टर प्राइसेस, कि जुलाई सितंबर का जो क्वार्टर है वर स्टिल वे लोअर, कि ठीक है भाई ये जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि जुलाई सितंबर की जो तिमाही है उसमें जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो बहुत ही कम थी, वे लोअर, किसकी तुलना में? देन, ये तुलना के लिए आया है, 109.5 एंड 97.9 डॉलर एवरेजेस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022-23, कि 2022-23 के अगर हम बात करें पहले और सेकेंड क्वार्टर की, तो कच्चे तेल की कीमतें कितनी थी? 109.5 डॉलर और 97.9 डॉलर। तो इनसे काफ़ी कम जुलाई से सितंबर की जो तिमाही थी इसमें क्रूड ऑयल की प्राइस देखी गई। द वीक फॉरेन ट्रेड पिक्चर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर, कि ये जो कमज़ोर फॉरेन ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार है, ये भी कमज़ोर है भारत का इस समय। लेकिन इस कमज़ोर विदेशी व्यापार के संबंध में ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि भाई ये भी रिकवर करेगा। एंड इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएशन प्रोस्पेक्ट का मतलब है आगे की संभावना। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में जो जॉब क्रिएशन है उसकी अगर हम संभावना की बात करें तो वो भी क्या है? हाई है, ऐसा वित्त मंत्रालय का कहना है। फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, कि आगे आने वाले 2 मंथ्स के लिए जो इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएशन है उसमें भी आप कह सकते हो कि हाई प्रॉस्पेक्ट है, और जो वीक फॉरेन ट्रेड है इसके भी रिकवर होने की उम्मीद है। वाइल हायर डिमांड फॉर हाउसिंग एंड व्हीकल लोन्स, कि और ज़्यादा जो डिमांड आ रही है किसके लिए? हाउसिंग, लोग घरों के लिए, एंड व्हीकल लोन, कि लोग जो है व्हीकल के लिए और घरों के लिए जो लोन ले रहे हैं उसकी डिमांड जो है बढ़ रही है। वो किस चीज़ को दिखलाती है? रिफ्लेक्ट, किस चीज़ को दर्शाती है? बोल्स्टर्ड का मतलब होता है मजबूत, कि भाई किसी चीज़ को सपोर्ट मिल गया है उसको हम बोलते हैं बोल्स्टर्ड। कॉन्फिडेंस लेवल्स इन
कॉन्फिडेंस लेवल्स इन हाउस होल्ड्स, इट एडेड, इट यहाँ पे आया फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, तो उसने इस बात को ऐड किया कि भाई आगे आने वाले समय में हम ये देख रहे हैं कि हाउसिंग लोन्स और व्हीकल लोन्स की डिमांड जो है बढ़ रही है। तो वो इस चीज़ को दर्शाती है कि हाउस होल्ड्स के क्षेत्र में, यानी कि ये जो परिवार हैं इनमें क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल इनका मजबूत है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। इंडियाज मैक्रो फंडामेंटल्स, कि भारत की अर्थव्यवस्था के देखो माइक्रो का मतलब छोटे, मैक्रो मतलब बड़े, कि भारत के फंडामेंटल्स का मतलब हो गया कि भाई जो आपके आधारभूत चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल मैं वेल होल्ड अप थ्रू, देखो होल्ड अप थ्रू का मतलब हुआ बनाए रखना, थ्रू द लेटेस्ट ग्लोबल स्टॉर्म, कि ये जो वैश्विक तूफान है, ये जो वैश्विक उथल पुथल है, खास करके इजराइल और हमास संघर्ष के कारण, इसके अलावा यूक्रेन वार ने भी काफ़ी उथल पुथल मचा रखी थी पहले से ही। तो कुल मिला के कि भारत के अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो फंडामेंटल्स हैं में शायद हो सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से वे जो हैं इस आर्थिक तूफान को संभाल लें, लेकिन बट द गवर्नमेंट वुड डू वेल, लेकिन सरकार अगर ऐसा करती है तो बेहतर होगा सरकार के लिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो वो ज़्यादा बेहतर करेगी। क्या? टू ड्रिल का मतलब है कोई एक्सरसाइज करना, अ लिटिल डीपर इनटू कंजम्पशन एंड हायरिंग ट्रेंड, लेकिन सरकार अगर ऐसा करती है तो और ज़्यादा बेहतर होगा कि सरकार इस गतिविधि को करे। क्या? कि जो कंजम्पशन है उसमें और ज़्यादा डीप झांके, यानी कि कंजम्पशन का ट्रेंड क्या चल रहा है, उपभोग का ट्रेंड, इसके अलावा हायरिंग ट्रेंड्स, यानी कि जो विभिन्न खास करके जैसे आईटी कंपनीज हैं उनमें लोगों को कितना हायर किया जा रहा है, कितना उनको निकाला जा रहा है, तो ये जो ट्रेंड है अगर इनको और ज़्यादा डीपली एनालाइज किया जाता है तो ये सरकार के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। द लास्ट क्वार्टर हैज़ सीन अ शार्प स्लम्प का मतलब है कमी आना इन स्मॉल कार सेल्स, कि पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उस पिछले क्वार्टर में क्या देखा गया, छोटी कारों की जो बिक्री है उसमें ज़बरदस्त कमी आई। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, देखो दो तरह के आइटम्स होते हैं, ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल्स मतलब जो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि आपका पलंग है, फ्रिज है। नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब है एक तरह से जो डे टू डे की चीज़ होती है जो ज़्यादा नहीं चलती, जैसे कि शैम्पू है, साबुन है, दूध है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स प्रोड्यूसर्स रिपोर्टिंग वीक रूरल डिमांड। अब देखो क्या चीज़ हमें देखने को मिली है कि पिछले जो क्वार्टर था उसमें क्या देखा गया, छोटी कारों की जो बिक्री है उसमें कमी देखी गई। इसके अलावा जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स के प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो नॉन ड्यूरेबल्स को बनाते हैं, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी पिछले क्वार्टर में, उन्होंने कहा है कि भाई जो रूरल डिमांड है, जो ग्रामीण डिमांड है वो काफ़ी कमज़ोर है। इसके अलावा आईटी फर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं, स्केल डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, है ना, उसे कट डाउन कर देना। ग्रोथ एंड हायरिंग होप्स, तो ये जो आईटी कंपनीज़ हैं इन्होंने भी किस चीज़ को कट किया है कि भाई जो ग्रोथ के जो चांसेस हैं उसमें भी इन्होंने कमी दिखाई है। इसके अलावा हायरिंग, कि भाई आगे इस बात के भी चांसेस कम है कि ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी या ज़्यादा लोगों को हायर किया जाएगा, तो हायरिंग होप भी कम है। और साथ ही साथ क्या किया गया है कि जो ग्रोथ है आईटी कंपनीज़ की उसको भी कट किया गया है। देयर इज़ स्टिल मच टू बी डन, फिर भी अभी भी काफ़ी कुछ है जो कि देयर इज स्टिल मच टू बी डन, जो कि किया जाना है। टू करेक्ट एन अनइवन रिकवरी, कि ये जो अनइवन रिकवरी अर्थव्यवस्था में हुई है उसको और ज़्यादा करेक्ट करने के लिए अभी काफ़ी कुछ किया जाना है। विच किसके लिए आया है यहाँ पे, अनइवन रिकवरी के लिए, कि ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो अनइवन रिकवरी है, समान रूप से सभी क्षेत्रों में रिकवरी नहीं हुई है, तो ये जो अनइवन रिकवरी है ये क्या करेगी, विच वुड इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। हैम्पर का मतलब क्या होता है, एक तरह से हैम्पर का मतलब है नुकसान पहुंचाना किसी चीज़ को, नेगेटिवली प्रभावित करना। विच वुड इवेंचुअली हैम्पर अ ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट रिवाइवल का मतलब होता है एक तरह से किसी पुनः जीवन मिल जाए किसी चीज़ को, है ना, फिर से उसको एनर्जी प्राप्त हो जाए या पुनर्जीवन मिल जाए उसे। तो कुल मिला के ब्रॉडर व्यापक रूप से इन्वेस्टमेंट में जो रिवाइवल
देखा गया था वो फिर से निगेटिवली प्रभावित होगा यदि अनइवन जो रिकवरी है उसको करेक्ट करने पे फोकस नहीं किया जाता है। तो फाइनल लाइन में यही बात की गई है कि भाई अभी भी काफ़ी कुछ है जो कि अनइवन रिकवरी को करेक्ट करने के लिए किया जाना है। और ये जो अनइवन रिकवरी है, अगर हम इसको करेक्ट नहीं करते तो ये है ना, ये विच आया है अनइवन रिकवरी के लिए, ये क्या करेगी फाइनली, ये जो इन्वेस्टमेंट रिवाइवल है जो कि बहुत व्यापक रूप में हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट रिवाइवल को नेगेटिवली प्रभावित करेगी। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।